जय हिंद डियर स्टूडेंट। मैं अल्पना पांडे आज आपको क्लास 8th की हिंदी साहित्य का पाठ 3 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है बस की यात्रा। बच्चों, बस की यात्रा के कुछ पैराग्राफ के सारांश हम अपने पहले के वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज उसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको जो हम पढ़ चुके हैं वीडियो में उसके बारे में संक्षिप्त में बताते हैं। तो बस की यात्रा के लेखक हैं सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी हैं। ठीक है, और इन्होंने बस की यात्रा यातायात की दुर्व्यवस्थाओं यानी बुरी व्यवस्था पर व्यंग्य किए हैं। यह निबंध एक हास्यास्पद निबंध है, जिसमें लेखक ने एक पुरानी बस की हालत का हास्यपूर्ण तरीके से वर्णन किया है। इन्होंने टूटी फूटी बस के माध्यम से जर्जर यानी बुरी हालत परिवहन यानी यातायात साधनों पर ताना किया है, यानी व्यंग्य किए हैं। बच्चों, इसके आगे का जो सारांश हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि इस निबंध के माध्यम में लेखक ने कहा है कि वह अपने 5 मित्रों के साथ यात्रा करने का प्रोग्राम बना रहा है। ठीक है, और 4 बजे की बस से, जो कि उसको पन्ना से मिलने वाली थी सतना के लिए, उस बस को पकड़कर वह जबलपुर की ट्रेन पकड़ना चाहता ताकि वह सुबह अपने घर पहुंच सके। वापसी के समय उसके 2 मित्रों के काम पर उपस्थित होना था, इसलिए वह उसी रास्ते से वापस आने की तैयारी करते हैं। वहाँ के कुछ लोगों ने उन्हें समझाया कि समझदार लोग शाम के समय यात्रा नहीं करते हैं। लेखक पहले सोचता है कि शायद वो डाकुओं के डर की वजह से वो कह रहे हैं, इसलिए वो प्रश्न भी करता है, लेकिन वो कहते हैं डाकू नहीं बल्कि बस ही डाकिन यानी बस डराने वाली है। ठीक है, अब लेखक जो है उस बस से यात्रा करने की तैयारी करता है। जब लेखक बस देखता है तो वह बस बहुत पुरानी है। वयोवृद्ध शब्द का बस के लिए प्रयोग किया गया। जो बहुत बूढ़े हो जाते हैं उन्हें हम वयोवृद्ध कहते हैं। तो वह बस भी वयोवृद्ध लेखक को लग रही थी, यानी बहुत पुरानी बस लग रही थी, बहुत सदियों से वो चलती चली आ रही थी। उस पर अनुभव के निशान भी पड़ गए थे, क्योंकि बस काफ़ी टूटी फूटी दिख रही थी। बस के जो शीशे थे वो भी काफ़ी टूटे फूटे थे। उस बस से उस कंपनी के एक साझेदार यानी हिस्सेदार व्यक्ति भी यात्रा कर रहे थे। लेखक उनसे पूछते हैं कि यह बस चलती भी है, व्यंग करते हुए। तो उसने कहा, हाँ भाई चलती है, चली कि क्यों नहीं, अपने आप चलती है। लेखक बस को आगे पीछे से देख रहे थे तो उनके डॉक्टर मित्र ने कहा, यह बस जो है बहुत विश्वसनीय है, सदियों से चलती चली आ रही है, यानी सबको सही सलामत अब उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, इससे यात्रा कर सकते हैं। और उनकी बात को सुनकर लेखक उस बस में बैठ जाते हैं। जब लेखक बैठ जाते हैं तो वह बस जो है स्टार्ट होती है, उसका इंजन स्टार्ट होता है, लेकिन लेखक को ऐसा लगता है कि इंजन जो है पूरी बस ही वो इंजन हो। ठीक है, और लेखक जो है खिड़की के कांच से बचने के लिए खिड़की से दूर बैठता है, और जहाँ वह बैठता है लेखक को लगता है कि वह जो है उस सीट के नीचे भी इंजन लगा हुआ है। ठीक है, इसके आगे का बच्चों हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो बच्चों, आगे हुआ इस तरह की बस जब चलने लगी तो लेखक को थोड़ी देर में एहसास हो गया कि बस जो चल रही है, ठीक है, उसे ट्रेनिंग मिली होगी। वो कहाँ से मिली होगी? महात्मा गांधी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, यानी बस जो अभी चल रही है वो ट्रेनिंग गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ली रही होगी।
बच्चों, असहयोग का मतलब होता है आधन नहीं, ठीक है। और असहयोग आधन आ का मतलब होता है नहीं, और सहयोग का मतलब है हेल्प करना यानी साथ देना। और सविनय, सविनय में साधन विनय यानी सा का अर्थ होता है साथ, और विनय का अर्थ होता है आदर और नम्रता, यानी अवज्ञा का अर्थ होता है आज्ञा का पालन ना करना। तो गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कुछ आंदोलन चलाए थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जिसमें से असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों को किसी काम के लिए सहयोग ना करना होता था, ठीक है। और अंग्रेजी सरकार द्वारा चलाए गए किसी काम में सहयोग ना करना, इसमें क्या हुआ था कि सरकारी पदों पर आसानी से लोग जो थे वो अपना काम छोड़ दिए थे, और अंग्रेजी सरकार का कोई मदद नहीं काम आ सकती थी भारतीयों के, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं दूसरा आंदोलन जो था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें विनय के साथ, आदर के साथ अंग्रेजी सरकार द्वारा दिए गए जितने भी आज्ञा थे, ऑर्डर थे, उनका पालन करना, ठीक है। तो लेखक ने यहाँ पे गांधी जी के इन बात का उदाहरण इसलिए दिया था क्योंकि बस भी यही कर रही थी, यानी जैसे कोई नेता यही काम करते हैं वैसे बस भी यही काम कर रही थी। बस का एक भी हिस्सा दूसरे हिस्से का सहयोग नहीं कर रहे थे। यहाँ देखिए लिखा हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी बस का एक भी हिस्सा दूसरे हिस्से का सहयोग नहीं कर रहा था। उसके जो पार्ट्स थे, बस के भाग थे, कई पार्ट्स, वे सारे अलग अलग दिशाओं में चल रहे थे। मतलब कि अगर वे जो बस के पार्ट्स थे, हिस्से थे, वे ड्राइवर की आज्ञा को नहीं मान रहे थे। अगर वो ड्राइवर दाई स्टीयरिंग घुमाता था तो वो बाईं तरफ जाते थे, अगर बाईं घुमाता था तो वो दाईं तरफ जाते थे। तो इस तरह बस का हिस्सा कोई भी ड्राइवर की बात नहीं मान रहा था। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। बॉडी का अर्थ होता है ढांचा। जो सीट था उसका जो ढांचा था, उसके ढांचे से असहयोग चल रहा था, वो भी उसकी बात नहीं मानता था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, यानी बस इतना तेज से लगता था तो ऐसा लगता था सीट जो है बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, ठीक है। यानी बस जो है गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के से चलने की ट्रेनिंग ली होगी, क्योंकि हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। बस ड्राइवर की एक भी बात नहीं मान रही थी। सीट का बॉडी से जो ढांचा था वो भी उसका बात नहीं मान रहा था। आगे लेखक कह रहा है कभी लगता है 8-10 मील चलने पर भेदभाव मिट गए, ठीक है। लेकिन जब बस 8-10 मील आगे चली तो उसके सारे भी जो भेदभाव थे वह मिट जाते। या समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी, यानी बस इतनी तेजी से हिल रहा था, ठीक है। तो बस हिलने की वजह से लेखक की सीट भी हिल रही थी, और लेखक को यही लग रहा, पता नहीं चल रहा था कि सीट पर लेखक बैठा है कि सीट पर जो है लेखक के ऊपर बैठी यह है, ठीक है। इसलिए लेखक का सीट हम पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। आगे देखिए, एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब लेखक आगे कह रहा है एकाएक बस रुक गई, और जब बस रुक गई तो उसका कारण क्या था। जब वो लोग पता किए तो पता चला कि पेट्रोल की जो टंकी थी उसमें छेद हो गई थी, जिसके कारण अचानक बस रुक गई थी। अब ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर, ड्राइवर था वो बहुत समझदार था, ठीक है, तो उसने बाल्टी में पेट्रोल निकाल लिया और उसे बगल में रखा, अपने बगल में रख लिया और एक नली डालकर इंजन में भेजने लगा ताकि बस आगे चल सके। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। यहाँ लेखक ने फिर व्यंग किया है बस के हिस्सेदार आदमी के ऊपर कि उसे पता था बस की हालत कैसी है, ठीक है, फिर भी वो खुद ही बस में यात्रा कर रहा था, दूसरों को भी यात्रा करने के लिए दे रहा,
इसलिए लेखक कहता है कि मैं अब उस बस के हिस्सेदार आदमी को देखकर उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर अपनी गोद में रख लेंगे। यानी उसे बस के इंजन से बहुत प्यार है, बस से, वो खुद भी इससे यात्रा कर रहा था जबकि बस बहुत ख़राब थी। तो लेखक कह रहा है उसे निकाल कर वो अपनी गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। ठीक है, नली द्वारा पेट्रोल डालेंगे उसके इंजन में, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। यहाँ उन्होंने ये व्यंग किया है। आगे देखिए बच्चों, बस की रफ्तार अब 15-20 मील की हो गई थी। बस की रफ्तार अब 15-20 मील की हो गई, यानी बस जो है जिस गति से, जिस रफ्तार यानी तेज़ी से जो चल रहा था वो कम हो गई थी, यानी 15 या 20 मील की हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक को बस के किसी हिस्से पर भरोसा यानी विश्वास नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी। लेखक कह रहा कभी हो सकता था उसका ब्रेक फेल हो जाए या उसकी स्टीयरिंग टूट जाए, यानी उसे किसी बस के किसी हिस्से पर विश्वास नहीं था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे और वो जहाँ बस चल रही थी वहाँ का जो प्रकृति का दृश्य था वो बहुत सुहाना था, बहुत लुभावना था, यानी लोभित कर सकता था, किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे, और दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे और उन पर पक्षी बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। अब लेखक कह रहा है कि वह जितने भी पेड़ रास्ते में मिल रहे थे उसको अपना दुश्मन समझ रहा था, अपना शत्रु समझ रहा था, क्योंकि उसे डर लग रहा था। जो भी पेड़ आता था उस नज़दीक तो उस पेड़ को देखकर उसे डर लगता था कि कहीं बस इस पेड़ से टकरा ना जाए। अगर बस बहुत पुरानी थी, बहुत धीमी गति से चल रही थी और उस बस के किसी भी हिस्से पर लेखक को विश्वास नहीं था। अगर बस किसी भी पेड़ से टकरा जाती तो एक्सीडेंट हो जाता और उसमें कई लोगों की जान जा सकती थी। इसलिए लेखक को डर लग रहा था। वह कह रहा है कि वह निकल जाता, अगर जो पेड़ आ रहा था वो पेड़ चला जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता कहीं इस पेड़ से वह बस टकरा ना जाए। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। गोता का अर्थ होता है डुबकी लगाना। ठीक है, अगर कोई झील दिखती थी रास्ते में तो सोचता था कहीं बस जो है इसमें गोता ना लगाया जाए, नहीं बस जो है इसमें गिर के डुबकी ना लगा ले। बस अगर झील में गिरती तो भी लोगों का बचना मुश्किल होता था। अच्छा, अब आगे एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। फिर लेखक कह रहा अचानक से, एकाएक यानी अचानक से बस फिर से रुक गई और ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें यानी तरह तरह के उपाय, तरकीबें का अर्थ उपाय था कि किया पर वह बस नहीं चली। यानी ड्राइवर बहुत कोशिश किया, बहुत उपाय किया बस को चलाने की, लेकिन वह बस नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, अब लेखक यहाँ फिर से व्यंग करते हुए कहा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, यानी बस का ड्राइवर से सब आंदोलन शुरू हो गया था। सविनय अवज्ञा की तरह, आंदोलन की तरह जो बस थी वो भी ड्राइवर की किसी आज्ञा को मानने के लिए तैयार नहीं था कि बस आगे चल सके। और जो कंपनी के हिस्सेदार थे वो कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास थी जी। यह तो इत्तेफाक की बात है, इत्तेफाक यानी सहयोग की बात है। जो कंपनी के हिस्सेदार थे वो कहते हैं बस तो फर्स्ट क्लास थी, यानी बस बहुत अच्छी है, लेकिन यह तो सहयोग की बात है कि अचानक से बस खराब हो गई और सही नहीं हो रही है, चल नहीं पा रही है। छीड़ चांदनी में वृक्षों के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता था जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। छीड़ चांदनी, चांदनी यानी चांदनी रात थी, रात का समय था तो कम चांदनी फैली हुई थी चारों तरफ और उसमें वृक्षों की छाया के नीचे वह बस खड़ी हो गई। ठीक है, और बस जो थी बड़ी दयनीय लग रही थी, यानी बस को देखकर लेखक के मन में दया का भाव
उत्पन्न हो गया। बस बहुत पुरानी थी, सदियों से चलती आ रही थी, बहुत खराब हालत में थी, और जब वह कम चांदनी में वृक्ष के यानी पेड़ों की छाया के नीचे खड़ी हो गई तो लेखक को उस बस को देखकर बहुत दया आ गया। और लेखक आगे कहता है, लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई। जैसे वृद्धा यानी कोई बूढ़ी जो स्त्री होती है, थक कर बैठ जाती है, काम करके लगातार चलने से बूढ़ी हो जाती है, उसी तरह बस को वह वृद्धा की तरह देख रहे हैं और वह बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। लेखक कह रहा, गलान यानी पछतावा, हमें पछतावा हो रहा था कि इस बेचारी पर लदकर यानी बैठकर हम चले आ रहे हैं इतनी दूर से, जबकि ये बहुत बूढ़ी हो गई है। ठीक है, अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत का अर्थ होता है मर जाना। ठीक है, तो इस बियाबान में हम इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। ठीक है, अंत्येष्टि होता है बच्चों मृतक कर्म, मृतक कर्म या दाह कर्म, यानी जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका दाह करना। ठीक है, वही दाह कर्म होता है अंत्येष्टि का मतलब। एंड बियाबान, बियाबान जंगल, उजाड़ खंड या निर्जन सुनसान स्थान होता है। तो लेखक कह रहा, अगर इस सुनसान जंगल में, इस निर्जन जंगल में इसका प्राणांत हो गया, यानी ये बस मर गई या खराब हो गई, तो इसका हमें यहीं दाह कर्म करना पड़ेगा। यानी बस को वो वृद्धा की नज़र से देख रहा है, बस बहुत पुरानी हो गई है। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति मर जाता है तो उसका जो है क्या कहते हैं, दाह कर्म किया जाता है। ठीक है, तो वही इसी तरह बस को लेकर बूढ़ा के नज़र में देख रहा, तो बस कह रहा अगर बस यहीं खराब हो गई तो इस निर्जन स्थान में इसका यहीं पे हमें दाह कर्म करना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं बच्चों, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। अब जो बस के हिस्सेदार व्यक्ति बस में बैठ के यात्रा कर रहे थे, उस साहब ने इंजन को खोल दिया बस के, और उसमें कुछ सुधार दिए, यानी कुछ ऐसा काम किए कि वो सुधर गया और बस फिर आगे चलने लगी। लेकिन उसकी जो चाल थी, उसके जो चलने का ढंग था, वो और कम हो गया था और धीरे हो गया था। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अब लेखक कह रहा कि अगर धीरे धीरे जो है वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी वो जो बस थी उसको लेखक वृद्धा मान रहा था, तो बस की जो रोशनी होती है, लाइट होता है, वो धीरे धीरे कम होता चला गया। चांदनी के रास्ते में, यानी जो रात का समय था, चांदनी चारों तरफ बिखरी थी, उस चांदनी की रोशनी में वह रास्ता टटोलकर यानी रास्ता देखकर रेंग रही थी, यानी बहुत धीरे चल रही थी। आगे या पीछे से अगर कोई गाड़ी आती दिखती थी उसे, कोई और गाड़ी बस आते हुए दिखती थी, तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती थी। यानी जो ड्राइवर था वो जब किसी और गाड़ी को आते जाते देखता था तो वह बस को जो है किनारे पे लगा देता था। ठीक है, और ऐसा लगता था लेखक को कि जैसे वह बस कह रही हो कि निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र हो ही नहीं रही है। यानी जो और गाड़ियाँ थी उसको वो बेटी की तरह बोल रही है कि बेटी निकल जाओ, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, यानी बस बहुत पुरानी हो गई, वो बहुत तेज़ी से नहीं चल पाएगी। फिर आगे लेखक कह रहा है, एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। अब लेखक कह रहा कि बस एक पुलिया थी, उसके ऊपर पहुंची थी कि एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी एक टायर उसका पंचर हो गया और बस वहीं रुक गई। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। थम गई का मतलब, थमना का मतलब रुकना से, और वह बहुत ज़ोर से हिली और रुक गई। अगर स्पीड में होती, यानी अगर बस बहुत तेज़ से चलती तो वह उछलकर नाले में गिर जाती, लेकिन बस धीरे थी इसलिए वह हिलकर ही रुक गई। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं,
फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफ़र कर रहे हैं। अब लेखक फिर से व्यंग कर रहा है कंपनी के हिस्सेदार व्यक्ति की तरफ, ठीक है, कि वह पहली बार श्रद्धा भाव से उस कंपनी के हिस्सेदार व्यक्ति को देखा। बच्चों, यहाँ लेखक गुस्से से उसे देखा था, ना कि श्रद्धा भाव से, इसलिए लेखक ने यह लाइन व्यंग के रूप में लिखा। अगर बस खराब हो गई है और बस के एक हिस्सेदार व्यक्ति वहाँ उसमें बैठे हुए हैं तो लोग बस खराब होने पर उसके ऊपर गुस्सा करेंगे, ठीक है, ना कि उसको श्रद्धा भाव से या आदर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लेखक ने उस बस के हिस्सेदार व्यक्ति की ओर व्यंग किया है और कहा है कि वह टायरों की हालत जानते थे, यानी टायर उन बस के कैसे है वो जानते हैं कि वह बहुत ख़राब हालत में थे, फिर भी अपनी जान हथेली पर लेकर जो है बस से या सफ़र यानी यात्रा कर रहे हैं। बच्चों, यहाँ जान हथेली पर लेना जो है मुहावरे का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है प्राणों की परवाह ना करना। यानी जो कंपनी के हिस्सेदार व्यक्ति थे वे उन्हें अपने प्राणों की परवाह नहीं थी और वो बस से यात्रा कर रहे थे, जबकि बस की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग यानी बलिदान। लेखक कह रहा है ऐसे बलिदान की भावना बहुत दुर्लभ है, यानी बहुत कठिन है। यानी जो व्यक्ति सब कुछ जानते हुए कि टायर की हालत ख़राब है, बस बहुत पुरानी हो गई है, सही से नहीं चलती है, उसके बाद भी अपने प्राण की परवाह ना करके उसी बस से यात्रा कर रहा है, तो ऐसे बलिदान की भावना रखने वाले व्यक्ति बहुत दुर्लभ से यानी बहुत कठिनाई से मिलते हैं। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा, और लेखक कह रहा है कि जो हिस्सेदार कंपनी के हिस्सेदार व्यक्ति थे उनको लेखक कह रहा कि इसके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अब लेखक कह रहा है कि इसे किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए जो ये अपनी जान जो है हथेली पर रखकर इस बस से यात्रा कर रहा है। क्रांतिकारी नेता बच्चों ऐसे ही होते हैं कि उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं होती, वो जिस चीज़ पे अडिग रहते हैं वो चीज़ करते रहते हैं। अगर बस नाले में गिर जा पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसार उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। अब लेखक कह रहा कि अगर बस जो है वो नाले में गिर जाती, ठीक है, तो सारे आदमी मर जाते हैं, हम सब मर जाते हैं, और जो देवता हैं, ठीक है, वे बाहें पसार कर यानी बाहें पसार कर बाहें फैलाकर उनका इंतजार करते। किसका इंतजार कर रहे थे देवता? उस महान आदमी का जो एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिया, यानी मर गया लेकिन टायर नहीं बदला। यानी लेखक कह रहा है कि जो हिस्सेदार कंपनी के हिस्सेदार व्यक्ति थे उन्हें बस की हालत पता थी, टायर बहुत घिस चुके हैं, वह कभी भी पंचर हो सकता है, लेकिन फिर भी वो टायर नहीं बदले और इसी बस से अपने प्राणों की परवाह किए बिना यात्रा करते रहे हैं। अब आगे दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली, ठीक है। फिर जो है एक दूसरा जो टायर लगाया गया, लेकिन वह टायर भी घिसा हुआ था, यानी पुराना टायर उस बस में लगाया गया। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी? पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक कह रहा है अब हमने वक्त पर यानी समय पर पन्ना पहुंच की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, यानी लेखक पन्ना पहुंचने की सारी उम्मीदें ही छोड़ दी, बस इतने धीरे चल रहा था। पन्ना क्या, यानी पन्ना क्या, वह कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, यानी लेखक को लग रहा था वह कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा इस बस की यात्रा से। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। लेखक को लग रहा था कि पूरी ज़िंदगी इसी बस से ही अब उसकी गुजारनी पड़ेगी। इतना धीरे वो बस चल रहा था, इतनी ख़राब हालत में वो बस थी, इसलिए लेखक को लग रहा थी कि ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण करना, यानी इस लोक से, इस धरती से उस लोक को यानी मर के जो है स्वर्गलोक की तरफ प्रयाण करना था, जाना था।
इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। लेखक कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था इस पृथ्वी पर इस बस की या हम लोगों की अब कोई मंजिल नहीं है। इस बस की यात्रा करने से अब हमको मरना ही है और मर के हमें ऊपर ही जाना है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गया। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। बेताबी का अर्थ होता है बच्चों बेचैनी। अब लेखक कह रहा हमारी बेचैनी और जो तनाव था उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में, वह ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। उसको बेचैनी थी ना कि वो कैसे पहुँचेगा, बस कैसे चलेगा। तनाव था उस पहुँच भी पाएगा पन्ना कि नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, यह सब जो है ख़त्म हो गया और वह बड़े इत्मीनान से, बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है, बहुत सुकून से घर की तरह, जैसे वह घर में बैठता था वैसे बस में बैठ गया। चिंता जाती रही, यानी उसकी चिंता जो थी पन्ना पहुंचने की, कैसे पहुंचेंगे, कैसे जाएंगे, बस कैसे लेके जाएगी, वह सारी चिंता उसकी खत्म हो गई और हंसी मजाक चालू हो गया। और बस में जो लोग बैठे थे वो आपस में हंसी मजाक करने लगे और लेखक भी उसमें हंसी मजाक करने लगा। तो बच्चों यह तो था हमारा बस की यात्रा का सारांश। ठीक है, बच्चों इस जो व्यंग है हरशंकर प्रसाई का, इसका जो मेन वो था, मोटिवेशन था, मेन वो था, लक्ष्य था, वो यही था कि इन्होंने इस निबंध के माध्यम से बस परिवहन के साधनों पर व्यंग किया है। बस परिवहन के मालिकों को दिखाया कि वो किस तरह अपनी बस की दुर्व्यवस्था देखते रहते फिर भी उसमें कोई सुधार नहीं करते हैं। आगे बच्चों अब इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? आंसर है फर्स्ट, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जागी क्योंकि वे टायरों की हालत जानते थे पर फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। ठीक है, तो आंसर है लोगों ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि बस बहुत ही जर्जर अवस्था में थी, यानी बहुत बुरी हालत में थी और उसमें सफ़र करना बहुत खतरनाक था। क्वेश्चन थर्ड है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो लेखक को ऐसा इसलिए लगा था क्योंकि बस का इंजन बहुत ही पुराना था, जो ज़ोर से आवाज़ करता था और बहुत हिल रहा था, जिससे सारे बस में शोर हो रहा था। लेखक को लगा कि वे इंजन के नीचे बैठे हैं। क्वेश्चन फोर्थ है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? आंसर, लेखक को सुनकर हैरानी इसलिए हुआ था कि पूरी बस जो है टूटी फूटी थी, ब्रेक ठीक से नहीं लग रहे थे, इंजन बहुत आवाज़ कर रही थी, बस की खिड़की के कांच के नहीं थे और बस जगह जगह रुक जाती थी। बस की ऐसी खराब हालत को देखकर लेखक को हैरानी हुई कि बस फिर भी अपने आप चल रही थी। क्वेश्चन फिफ्थ है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ को दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो आंसर है, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था कि बस धक्के खाती हुई आगे बढ़ रही थी, कि जब आगे के पेड़ आते तो उन्हें डर लगता कि बस उससे टकरा जाएगी। तो बस बच्चों ये तो था हमारा प्रश्न उत्तर। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर सुन के आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।